हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर अभी 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुकेश अंबानी की कंपनी हो चुकी है ये, पिछले कई सालों से कह लो आप यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी पहले किसी और की थी, एनसीएलटी में बर्बाद हो चुकी थी और वापस एनसीएलटी से इसको खरीदा गया था। वीडियो में बातचीत करेंगे कि मुकेश अंबानी की कंपनी और ये हाल, 13 रुपए का शेयर है, मौका बनेगा या धोखा बनेगा। ये वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपये 35 पैसे का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज़ का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बेहतर तेज़ी है, 4.5% की तेज़ी बनी है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले एक हफ्ते से लगातार थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। हर रोज़ 14 रुपये 25 पैसे से हर रोज़ ये थोड़ा 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 करके नीचे की तरफ जा रहा है। अगर पिछले एक साल की बात करें तब हालत और भी ज़्यादा खराब है। 41% की गिरावट देखने को मिली है और ग्राफ वैसा ही है। बीच बीच में अटेम्प्ट ज़रूर किया था इसने तेज़ी दिखाने का, लेकिन हर बार उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिर अटेम्प्ट किया, फिर गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल की बात करोगे तब तो हालांकि कोविड के टाइम पर बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, क्योंकि कोविड के टाइम पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज थी उसी चीज़ का प्रोडक्शन इन्होंने शुरू किया था, वो था पीपीई किट। और उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट के तौर पर काम करना शुरू किया और 4 रुपये से शेयर चला गया 55 रुपये पर। बड़ी रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, लगातार गिरता जा रहा है ये। आलोक के बारे में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इसका ठीक ठाक है, 45 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो यहाँ पर। और तो और लास्ट जो ट्रांजेक्शन थे आखिरी बार इनसाइडर्स के, वो 2020 में थे। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन देखने को मिला नहीं है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें अगर, तो वो ठीक ठाक नहीं थे। पिछले कुछ क्वार्टर्स के खराब आए हैं। 2023 अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू अगर देखें तो आप देखिए 2022 में बड़ा जंप आया, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में फाइनेंशियल ईयर 2022 काफ़ी अच्छा रहा था इनका, क्योंकि डिमांड बढ़ी थी। बांग्लादेश की हालत ख़राब थी, चाइना लॉकडाउन में था, डिमांड भारत की तरफ लौट रही थी, डबल हो गए थे रेवेन्यू। लेकिन 23 में क्या हुआ, वही रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई, ठीक है। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो हालत और ज़्यादा ख़राब हुई यहाँ पर। लॉस पहले जो 200 करोड़ का था वो सीधा बढ़ के 880 करोड़ का हो गया। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं तो इनके रेवेन्यू गंदे तरीके से गिरे हैं। लास्ट क्वार्टर भी में भी गिरावट वाले हैं रेवेन्यू इनके। प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और बढ़ते नज़र आए हैं लॉस यहाँ पर, और ये नेगेटिव पॉइंट है। आलोक के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 75% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास 0.35% की होल्डिंग है। 2.07 एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर के मिलाकर बनती है 22.58% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल आलोक को लेकर मैं एक चीज़ कहूँगा, कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग तो पहली चीज़ नहीं है ये। बस एक चीज़ है, वो ये है कि अंबानी ने खरीदा है इसको, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके अलावा देखा जाए तो आलोक में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे हमें यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो वो लगातार डिक्लाइन वाला है। बीच बीच में अटेम्प्ट किया है बीच बीच में, लेकिन कोई डिसाइसिव तेज़ी देखने को अभी भी मिली नहीं हमें यहाँ पर। और कुछ खतरे अभी भी यहाँ पर मंडरा रहे हैं। सबसे पहला खतरा है डीलिस्टिंग का। अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगी इसकी डीलिस्टिंग, लेकिन खतरा है इसका, ठीक है। क्योंकि जब एनसीएलटी से खरीदा था रिलायंस ने तो 3 साल तक वो नहीं करवा सकते थे इसको डीलिस्ट, लेकिन 3 साल बाद वो जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रिलायंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक बात है डीलिस्टिंग की भी, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा नहीं कि रातों रात हो गया बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी हमें बहुत अर्ली पता चल जाएगा। तो अभी मैं कहूँगा कि उसको उतना बड़ा खतरा मैं नहीं मान के चल रहा हूँ। जब ऐसा कुछ होगा पता चल जाएगा बहुत पहले से ही, तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ है वो ये है कि आने वाले दौर में गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। खास करके सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाना का प्लान ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से है इनका, ठीक है।
और हालांकि उस लिस्ट में भी आलोक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आलोक को भी शामिल कर लिया जाएगा। अगेन पूरा स्पेकुलेटिव है, ठीक है, शायद कर लिया जाए यहाँ पर, तो फ़ायदा हो सकता है इसको। लेकिन इनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा सामान बेचने पड़ेंगे, जो कि देखने को मिल नहीं रहा है। रेवेन्यू लगातार इनके कम होते जा रहे हैं, वो बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आलोक को लेकर है ज़रूर। और मैं अभी के लिए इतना कहूँगा कि देखो, सरकार फोकस कर रही है और मुकेश अंबानी की कंपनी है, लेकिन अगर आप मुकेश अंबानी की बाकी कंपनियों को भी अगर आप देखोगे तो एक चीज़ पता चलेगी कि बाकी कंपनियों का जो इस्तेमाल हुआ है, जो खरीदी है उन्होंने, वो जो इस्तेमाल हुआ है उससे ज़्यादातर फ़ायदा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा हुआ है, ना कि उन कंपनियों को हुआ है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूँ तो TV18 और नेटवर्क 18 उनके शेयर लगातार गिरते हमने देखे, और उसका एक फ़ायदा जो हुआ है रिसोर्सेज के तौर पर कह लो तो वो जियो सिनेमा का हुआ है। TV18 और नेटवर्क 18 की जो ऐप है, वूट जो ऐप है, उसका जो पेड कंटेंट है वो आपको जियो सिनेमा में फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनके ब्रॉडबैंड की बात करें, ठीक है, हाथवे की बात करें, डेन नेटवर्क की बात करें हम यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उसका भी इस्तेमाल हुआ है रिलायंस जियो को और बड़ा बनाने के लिए। और आलोक की भी मैं अगर बात करूँ तो रिलायंस रिटेल को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि मैं मानता हूँ अभी के लिए कि देखो यार, जो कंपनी खरीदी है मुकेश अंबानी जी ने, उससे उतना बड़ा कोई फ़ायदा शेयर प्राइस वाइज अगर आप देखो, जैसे कि TV18 हो गया, नेटवर्क 18 हो गया, हाथवे हो गया, डेन नेटवर्क हो गया, आलोक इंडस्ट्रीज़ हो गया, इवन बालाजी टेलीफिल्म्स में भी बहुत बड़ा हिस्सा रिलायंस का ही है, ठीक है। शेयर प्राइस भी आप चाहो तो देख सकते हो उसका कहाँ पर है अभी के वक्त में। तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये सब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा आपसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली अच्छी कंपनी अभी फंडामेंटली मुझे लग नहीं रही है, लेकिन अभी भी इनका जो फ्यूचर है वो रिलायंस के ऊपर टिका हुआ है कि रिलायंस कल को यहाँ पर क्या कर देगा। तो इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा खरीदारी को लेकर, और अभी मुझे लगता है कि ये अटका हुआ है इस रेंज में। अभी ये बेस बनाने की कोशिश करे, जैसे पहले भी इसने कोशिश करी थी, बीच बीच में ये अटेम्प्ट करेगा ऊपर की तरफ जाने का। जो अटेम्प्ट होगा वो प्रॉफिट बुकिंग वाला अटेम्प्ट मुझे लगता है, तो मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी सी और तेज़ी बनती है और अगर आप फंसे हुए हो तो आप यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो या फिर एग्जिट कर सकते हो, यहाँ से बेच बाज के निकल सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि अगर ये सिंगल डिजिट में जाता है तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, अगर जाता है तो। वरना मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों में बाज़ार में अच्छी तेज़ी आई है, लेकिन आलोक में कोई इतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो यही कहूँगा आपसे कि जब बाज़ार अच्छे मूड में था तो यहाँ पर कोई उतना बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन जब बाज़ार गंदे मूड में होगा तो ये गंदे तरीके से गिर भी सकता है तब के बाद टाइम पर। तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब चीज़ें बदलती नज़र आएगी यहाँ पर, जैसे कि रेवेन्यू प्रॉफिट वाइज, तो डेफिनेटली तब हम उसके बारे में अच्छी बात भी करेंगे, लेकिन वो दिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेलस्पून की मैं बात करूँ, 93 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में ये तकरीबन 15% तक भागा है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो 28 मार्च को ये 63 रुपीज़ का था, 62 रुपीज़ का था, 100 तक गया, या वापस गिरना शुरू हो चुका। बॉम्बे डाइंग भी अगर आप देखोगे तो ये भी 28 मार्च को 53 रुपीज़ का था, ये चला गया 90 रुपये से ऊपर, वापस अभी करेक्शन आया है। तो मार्च और अप्रैल महीना कह लो, पूरा अप्रैल महीना बहुत अच्छा रहा था इन दोनों ही कंपनी के लिए, और लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्शन वाले मूड में है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखें। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को यहीं पेंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।